गांधी बहुत सफल हो गए। अरे यार, इस तरह की हिपोक्रेसी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। हम वी आर बिगेस्ट हिपोक्रेट्स इन द वर्ल्ड। जी, चलिए, अच्छी बात है। मैं जिगर भाई आपके पास आता हूं। मैं एक बात तो कहूंगा, मैं तो स्वामी जी का, मैं खुद स्वामी जी का भक्त हूं। मैं तो खुद कह रहा हूं, स्वामी जी कहते हैं तो मैं हमेशा स्वागत करता हूं, क्योंकि न्यूज टाइम ही तो वो चैनल है जो डिसेंट बर्दाश्त भी करता है और आगे मुस्कुरा के आगे बढ़ता है। जिगर भाई, जो स्वामी जी ने बात कही, जो उनके मन में जो व्यथा है, उससे ज्यादा व्यथा तो आपके मन में है, कांग्रेसियों के मन में है। एक्चुअली जो लीडरशिप जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी व्यक्ति से, वो मिलती नहीं है ना। आप रास्ता नहीं दिखाते हैं, आप अपने रास्ते पे चलते हैं। आपको नहीं पता कि आपके नीचे बैठे हुए 4 आदमी क्या करते हैं। आपको नीचे बैठ के नहीं पता लगता कि आपका डीके शिव कुमार, जो सबसे बड़ा आपका फंड रेजर है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर है, सबसे ज्यादा मास लीडर है, उसको आप किनारे करते हैं। और आपके अंडर में सुरजेवाला पवन खेड़ा रहते हैं, जो अपनी सीट नहीं जीत सकते। जो आपके अंडर में रेवंत रेड्डी है, या सुनील कनुगोलू है, या सिद्धारमैया, आप उसकी इज्जत नहीं करते हैं सर। आप इज्जत किसकी करते हैं? वो कमलनाथ की, जो आपको नहीं जिता सकता। उस अशोक गहलोत की इज्जत करते हैं, जो सचिन पायलट को उठा के किनारे कर देता है। भाई, कभी तो हिम्मत रखो, कभी तो नया ब्लड लेके आओ। वो राह कौन दिखाएगा? अगर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते, जरूर खोलें साहब। हमने समर्थन किया इतने टाइम में, हम तो अब भी समर्थक है उनके। और मैंने तो कल भी एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर से बात की है, बहुत बड़े लीडर, नाम नहीं बताऊंगा सर। मैंने उनसे कहा मैंने, आप राह तो बताइए लोगों को। आपको मालूम है आपके ऑफिस में लोग कंफ्यूज्ड हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर कि कोई इसको बात करने वाला नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं गुजरात के साहब, आप कांग्रेस के चीफ है वहां पर, आप ही बताइए व्यथा क्या है सर। अगर सामने से लीडरशिप नहीं है, कोई बात नहीं करता है, तो क्या होगा सर? बताइए ना। एक लीडरशिप तो चाहिए ना मुझे भी सामने। मेरा लीडर कहता है, मैं तो हुई नहीं सामने, मैं क्या करूं सर? मैं तो वोटर हूं। जिगर भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, मैं सभी विद्वानों की जो राय है, जो बात उन्होंने रखी, बिल्कुल उसमें कोई ना कोई पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अखिल स्वामी सर ने जो बताया उससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से बात अभी ये चल रही है कि जैसे अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास में हमेशा एक ऐसे दौर रहे जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई हो, उसके बाद एक अहिंसा का माहौल आता है, उसके बाद वापस वो अहिंसा का माहौल धीरे धीरे शांत हो जाता है, फिर वापस से कहीं ना कहीं हिंसा आती है, और ये चक्र चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में जो माहौल हमारे देश में चल रहा है, उसमें राहुल जी जो मशाल लेके चल रहे हैं अहिंसा की, और जिस तरीके से सत्य और सद्भावना और प्रेम की, वो बहुत ही काबिले दाद है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। अब जैसे स्वामी सर ने कहा, वो बात बिल्कुल सही है कि ये बिल्कुल रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करती बात है। मैं आगे 2-3 डिबेट्स में पहले भी दूसरी जगह में कह चुका हूं कि अगर रिजल्ट ये आया, इस वजह से हमारे शब्द ये निकल रहे हैं। अगर रिजल्ट दूसरा कुछ आता, अगर 3-1 के बदले हमारे पाले में 3-1 होता, तो रिजल्ट के बाद शब्द दूसरे निकलते। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको हम समझते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जहां तक ओवरऑल जो सब्जेक्ट की बात है, एक लीडरशिप होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, तो वो राहुल जी बिल्कुल प्रस्थापित कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो मैं थोड़ा कहने की कोशिश कर रहा हूं। वो पीएम पद की रेस में हो या किसी और रेस में हो, वो ये नहीं दिखा रहे। वो केवल हमको ये दिखा रहे हैं कि मैं आपको बिल्कुल सत्य की जो प्रस्तावना लेकर मैं चल रहा हूं, प्रेम की प्रस्तावना लेकर चल रहा हूं, उसमें आपको मैं सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। आप मेरे पीछे चलिए, मेरे साथ चलिए, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, मैं उसमें हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये वो बखूबी कह रहे हैं। और बाकी वो साथ साथ में ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो भी नेता हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो सारे नेताओं के ऊपर वो बैठे हुए हैं उनको गाइडेंस देने के लिए। ये पॉजिटिव बात मैं जरूर रखना चाहता हूं, ताकि आप सबको और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी ये पता लगे और ध्यान में रहे कि राहुल जी एक दिशा और एक पथ लेकर जरूर चल रहे हैं, और जो मूल्य की बात करते हैं वो मूल्यों को लेकर चल रहे हैं, जो आज की भारतीय राजनीति में कहीं नहीं दिख रहे। मोदी साहब या उनकी पूरी मशीनरी या उनकी पूरी सरकार जो सिस्टम है, वो केवल शाम दाम दंड भेद से किस तरीके से कुर्सी हासिल करनी है, किस तरीके से नंबर गेम खेलना है, बस वही प्लान में रहते हैं और उसी प्रकार का प्लानिंग करके अपना काम चलाते हैं। अब यहाँ पे थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की भी मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा, जो भी मैंने आगे ये हार जो हुई उसके बाद आगे पहुंचा है, आगे रखे हैं। जैसे कुछ नेताओं के नाम लिए गए, जो नेता अपनी कुर्सी या सीट भी नहीं बचा सकते, और सामने ऐसे भी नेता है जो सही में मास लीडर है, जो सही में बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर है, जिस तरीके से पूरा शो वो हैंडल कर सकते हैं, ऐसा कांग्रेस में कोई नहीं कर सकता। तो ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि आज की तारीख में कांग्रेस को रेवंत रेड्डी या डीके शिव कुमार जैसे नेता चाहिए, ना कि ऐसे नेता जो अपनी राज्यसभा की सीट के लिए लाइन में कटोरा लेकर खड़े हो। ये बात भी मैं बिल्कुल ओपनली लिखता हूं, ट्वीट में भी लिखता हूं।
एक और बात भी मैं कहता हूं, वो भी ओपनली लिखता हूं और कहता हूं हमारे सारे नेताओं को कि अगर जैसे कल से ईवीएम के ऊपर रोना धोना शुरू हो चुका है, मैं मानता हूं और ये जानता समझता भी हूं कि ईवीएम का बिल्कुल बखूबी रोल है। गुजरात में भी हमने देखा था, दादा ने उनको भी पता है कि किस तरीके से जो रिजल्ट आया 156 सीट, और उसमें कई इलाके ऐसे जहां पर कहीं कोई हवा नहीं थी भाजपा की, फिर भी भाजपा जीत रही है। और ये सारी बातों को लेकर अगर हम आज ट्वीट कर रहे हैं, अगर हमारे वहां से कोई नेता ट्वीट कर रहे हैं, तो मैंने उनको ये भी सामने लिखा हुआ है कि सर हम 10 लाख कार्यकर्ताओं को लेकर चुनाव आयोग क्यों नहीं पहुंचते आवेदन देने के लिए, हमें किसने रोका है? हमारे वहां इतने बड़े टेक्नोक्रेट है शाम पित्रोड़ा साहब, तो हम उनकी मदद से यूएसए की कोई सॉफ्टवेयर कंपनी को क्यों नहीं बुलाते और ईवीएम का भेद क्यों नहीं खोलते जनता के सामने, मीडिया के सामने? हम ये सब क्यों नहीं करते? हमारे नेता केवल एक स्टेटमेंट देकर क्यों बैठ जाते? और ये सारी बात है वो मेरे ख्याल से राहुल जी को एड्रेस करनी पड़ेगी। और इसमें एक बात है जो मेरे ख्याल से सुशील सर ने बोला, उनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि उनके आसपास की जो पूरी टीम है, उस टीम में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कई बार उनको सही सलाह देते हैं या नहीं देते वो मुझे नहीं पता, पर लेकिन उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। उनके आसपास जो कुछ नेता है उनके अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है कि हमें सत्ता चाहिए और किसी भी हालत में चाहिए, इसके लिए हमें जो जो स्टेप लेने हैं अच्छे और पॉजिटिव तरीके से वो हमें लेने पड़ेंगे और हर रोज एक्टिव होना पड़ेगा, 24 घंटे एक्टिव होना पड़ेगा, संगठन को भी जिंदा रखना पड़ेगा। ये बात समझाने वाले शायद उनके आसपास नहीं है। मेरी बात एक पॉइंट कहकर खत्म करूंगा जो मैं कई बार ट्वीट में भी लिखता हूं, राजनीति के सूत्रों में भी कई बार मैंने पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी आइडियोलॉजी का विस्तार करना है तो उसे सत्ता चाहिए, लेकिन हमें ये वेट नहीं करना है कि जब सत्ता मिलेगी तब हम अपनी आइडियोलॉजी का प्रस्ताव और विस्तार करेंगे। हमें उसके लिए आइडियोलॉजी को लेकर ही चलना, हमें आइडियोलॉजी का विस्तार करना है तो हमें आज से शुरू करना पड़ेगा। हम सत्ता की राह नहीं देख सकते, सत्ता तो मिल ही जाएगी अगर आइडियोलॉजी को विस्तार करने के लिए आज से शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल से ये राहुल जी को जरूर समझने की, सोचने की जरूरत है। उन्हें बहुत फीडबैक मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, इतने ज्ञानी व्यक्ति वो खुद है, उनके आसपास भी बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं मिलते हैं, तो उन्हें बहुत सारे फीडबैक मिले हैं और कई सारे लोगों ने उन्हें बताया है कि संगठन में कितने फेरबदल करने चाहिए। तो ये मुझे लगता है ये सोचने वाली बात कांग्रेस को आज की तारीख में जरूर है, वरना जिस तरीके से कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस को भी तोड़ने की बातें चल रही है, वो देखते हुए 2024 में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मेरे ख्याल से फिर आगे इलेक्शन होगा नहीं होगा हम नहीं जानते। जी सर। जी अनिल सिन्हा जी, जो बातें